पंजाब असम्बली आज नए स्पीकर का चुनाव करेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने सब्तैन खान को स्पीकर के लिए नामजद किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान स्पीकर के चुनाव से पहले पंजाब असम्बली में PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगे। नून लीग की जानिब से सैफुल मुलूक खोखर स्पीकर के उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली में स्पीकर को कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की कुल तादाद 186 ही है, जबकि नून लीग के सैफुल मुलूक खोखर को अपोजिशन इत्तेहाद और आज़ाद अरकान समेत 178 अरकान की हिमायत हासिल है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। जी ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिए। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद पंजाब असम्बली में दूसरा बड़ा मरहला है जहाँ पर स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद स्पीकर की नशिस्त जो है वो तकरीबन खाली हो चुकी थी। आज इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर वोट डाले जाएंगे। 371 के ईवान में 186 वोट चाहिए, दरकार होंगे। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से उम्मीदवार सरदार सब्तैन खान को उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया गया, जिनके पास 186 वोटों की अक्सरियत मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली है मलिक सैफुल मुलूक खोखर, उन्हें अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद की स्ट्रेंथ है वह 176 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि 10 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग काफ से है। ओवरऑल आज की सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं उन्हें कोई इतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी यहाँ से स्पीकर मुंतखब होने में। जबकि स्पीकर के इंतखाब के बाद बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है उस पर भी वोटिंग की जाएगी। पंजाब असम्बली में स्पीकरशिप के लिए PTI के उम्मीदवार सब्तैन खान कहते हैं, हमें जमहूरियत पर यकीन रखना चाहिए। असम्बली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा, वोट इमरान खान की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं होगी। हमारी अक्सरियत है, जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। इस वजह से चाहिए अल्लाह ताला के फजलो करम से कि हमारी मेजॉरिटी है। अब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह जो लोग खान के नज़रिए पे खड़े हैं, इमरान खान के विजन के मुताबिक खड़े हैं, जो इतने मुश्किल कठिन हालात से गुज़र के इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो ये वोट जो मेरा वोट भी है ये इमरान खान की अमानत है और इंशाल्लाह इसमें खयानत नहीं होगी। ऐवान को बड़े अच्छे अंदाज में चलाया जाएगा क्योंकि स्पीकर, ये मुकद्दर की बात है कि स्पीकर कौन बनता है, बट ये है कि जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और इसको जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है उतनी ही अपोजिशन पे है। अगर हम लोग अपने जमहूरी रवैये रखेंगे तो ये हाउस ठीक होगा और हम ऊपर से जमहूरियत खेलें और अंदर हमारे दिलों में डिक्टेटरशिप हो तो फिर वो कैसे चलेगा। लिहाजा हमें जमहूरियत पे यकीन रखना चाहिए। बराह रास्त आपको दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब कोई मसला हो उस पर फौरी तौर पर जो भी कानून है, जो भी तरीक़ाकार है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। हमने ये कहा कि मुल्क का कानून, इलेक्शन का कानून ये कहता है कि इस मुल्क में कोई जमात भी किसी बैरूनी शख्स से अगर पैसा ले तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस शख्स ने पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया। और किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। इस केस में जो PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है, अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया आज से 8 साल पहले। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से PTI ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हकायक को बदला नहीं जा सकता।
یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ وہ ریکارڈ جو آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور یہ ریکارڈ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کیا. پی ٹی آئی نے 8 سال میں جو ریکارڈ مہیا کیا ہے اس کی حیثیت بھی آپ دیکھ لیں. جو ریکارڈ ملا ہے، جن اکاؤنٹس کا ملا ہے، وہ اسٹیٹ بینک سے جو باہر سے ریمیٹنس آئی ہے، جو دوسرے ممالک سے پیسہ آیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے. جو یہاں پر جو اکاؤنٹس تھے ان کی حیثیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی نے خود کہہ دی ہمیں اس اکاؤنٹ کا علم نہیں تھا. پارٹی کے صدر اکاؤنٹ چلاتے ہیں، اکاؤنٹ کا علم پی ٹی آئی کو نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر کم از کم 2 کمپنیاں موجود ہیں، ایک ٹیکسس میں، ایک کیلیفورنیا میں، جن کمپنیوں کے چیئرمین کا نام عمران خان ہے. یہ کمپنیاں امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں. ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ وہاں پبلک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارن ایجنٹ کمپنی جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس نے کس سے پیسہ حاصل کیا اور کتنا پیسہ حاصل کیا. وہاں پر بھی اس ریکارڈ میں جو امریکہ میں پبلک ریکارڈ ہے اس میں بھی افراد کے نام بھی ہیں اور کمپنیوں کے نام بھی ہیں. کیا کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ کمپنیوں سے پیسہ آپ حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کمپنیوں سے پیسے لیں گے تو آپ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. آپ پھر کسی سے پیسے حاصل کر کے ملک کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے، اس کمپنی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. اس کمپنی کے پیچھے جو اشخاص ہیں ان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. اسی لیے فارن جو ہمارے ملک کا قانون ہے وہ کسی فارن کمپنی سے کسی سیاسی جماعت کو پیسے لینے کی اجازت نہیں دیتا. اس ملک کا سابق وزیر اعظم ان دونوں کمپنیوں کا چیئرمین ہے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اب ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ ریکارڈ بڑا واضح ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہاں پر رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلتی ہیں جو اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دیتی ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کس سے پیسے لیتی رہی ہے، کب لیتی رہی ہے، کتنے لیتی رہی ہے؟ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پیسے کی ایک بڑی رقم جو حاصل کی گئی وہ ملک میں نہیں آئی. وہ آج بھی باہر موجود ہے، وہ ذاتی اکاؤنٹوں میں موجود ہے. ان سوالات کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں نہ چل سکے. ہر روز عدالتوں میں پٹیشنیں ہوئیں، اسٹے آرڈر کی کوشش کی گئی، ریکارڈ نہ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم نے یہی آج التجا کی ہے الیکشن کمیشن سے، درخواست کی ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عمران خان کس سے پیسے لیتے رہا اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے. صرف کل کی بات ہے کہ فائنینشل ٹائم جیسے ادارے میں جس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں، ان ممالک میں بھاری رقم حاصل کر سکتے ہیں، اس نے کہا اور کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، جو ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے، انہوں نے لندن میں کرکٹ میچ کروائے اور وہاں پر کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ان لوگوں سے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ چیریٹی کے کاموں میں استعمال ہوگی، یعنی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی. اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی جس کا نام بھوٹان کرکٹ لمیٹڈ تھا، جو کرکٹ میچ کروا کر
पैसे फलाई कामों के लिए इकट्ठे करती थी, उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और ये वो रिकॉर्ड है जिसको इमरान खान ने नहीं दिया। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि भूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। तो ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे, ये वक्त बताएगा। क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे, ये वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं किसी न किसी तरह इस काम से निकल सकूं, रिकॉर्ड पेश ना कर सकूं, कानून के गिरफ्त से बाहर आ सकूं। तो जो 8 साल इमरान खान का अमल रहा है, जो पीटीआई का अमल रहा है, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दूसरों से पैसा हासिल करके ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफ़ी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप सियासत में किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है और वो कीमत पाकिस्तान की अवाम अदा करती है। शाहिद हाकान की गुफ्तगू आपने सुनी। खबर आपको दे, तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, फंडिंग के कानून का मकसद ये है कि वोटर्स को पता हो कि सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। पाकिस्तानियों का हक है कि उनको मालूम हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड करता है। अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा? फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज़्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। आरिफ नकवी पर अमरीका ने केस किया है। केस में अमरीकी मालियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर BCCI को बंद किया गया। सवाल ये है, हम क्यों एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने जबकि हमें मालूम है इसके पीछे इजरायली लॉबी है। पाकिस्तानी मीडिया खुसूसन जियो को कहता हूँ, कम अज़ कम अपने लोगों को इसलिए विलन बनाकर पेश ना करें कि अमेरिका ने केस कर दिया है। आरिफ नकवी की अबराज $14 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। जब भी कोई मुसलमान, खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान का असर नफूज एक हद से ऊपर जाता है तो इजरायली लॉबी को पसंद नहीं आता। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। स्पीकर कौमी असम्बली ने शीरी मज़ारी, शानदाना गुलजार समेत 11 PTI MNS के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अली मोहम्मद खान, एजाज शाह, फ़रूख हबीब, फजल मोहम्मद, शौकत खान, फ़खर जमान, अब्दुल शकूर शाद, जमील अहमद और अकरम चीमा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ के 11 मुस्ताफ़ी अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मरहलावार मंजूर करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस्तीफों की मंजूरी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने मुशावरत की, जिसमें खुर्शीद शाह, अयाज सादिक, साद रफीक शरीक थे। स्पीकर की जानिब से मुस्ताफ़ी अरकान को डी नोटिफाई कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद ने एक इजलास में PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन को PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए और कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें खाली करार दे दी गईं। इलेक्शन कमीशन खाली नशिस्तों पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कराएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का मामला, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने स्पीकर के इक़दाम को बिला जवाज़ और गैर आइनी करार दे दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्पीकर की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी की आईनी हैसियत नहीं, मैं ये इस्तीफे पहले ही कबूल कर चुका हूँ। इस्तीफों की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भिजवा चुका हूँ। हुकूमत में सक्कत है तो इलेक्शन कमीशन 130 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करे।
मेरा मशवरा यही है कि आप आम इंतखाबात की जानिब जाएं। इस्तीफ़ों की मंजूरी कभी भी पोल में नहीं हो सकती। तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि इकट्ठे इस्तीफ़े दिए थे और इकट्ठे ही जमा हुए। ज़िमनी इलेक्शन की बजाय इलेक्शन पर मामला तय पा गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। अपने ट्वीट में लिखा कि अक्टूबर में इलेक्शन तारीख, नए इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। $250 का बिजली और LPG में 10 रुपये का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। ये अवाम में जाने के काबिल हैं, ना फरार होने और ना ही बाहर से बुलाने के काबिल हैं। अब खल्क़ खुदा फैसला करेगी। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई है। बहरान श्रीलंका से लबनान, इराक़ और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इन्हीं दिनों में यूरोप में 4 हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाब आ गया, सैकड़ों मकानात तबाह हो गए, बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ फ़ौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। और सिंध में तूफानी बारिशों से तबाही। सजावल में हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब से दर्जनों गांव मुतासर हैं। मटियारी और सांगड़ में बहुत से घरों को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास शुरू हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शुरका बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर बात करेंगे। इजलास से पहले वज़ीर ख़ारजा ने ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवाई। इजलास में पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा आमने सामने हैं, जबकि बिलावल ज़रदारी के बराबर में रूसी वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं। गुज़श्ता रोज़ इजलास की साइड लाइन पर बिलावल ज़रदारी ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।